हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा था और एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी क्लास 6 का ये 5वां चैप्टर है। 4 चैप्टर हमारे चैनल पे अपलोड है, तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर जरूर देखिए। ये एक सीरीज जो है दोस्तों बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट्स नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, देख रहे हैं, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, ताकि आप पढ़ने के बाद इसको अच्छे से रिवीजन कर सके। ठीक है, तो चलिए आप लोग इस शॉर्ट्स नोट को नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, पढ़ने के बाद तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व हैं, भूमि, जल और हवा, ये मौजूद है। ये केवल पृथ्वी पर ही मौजूद है। तो पूछ सकता है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? तो भूमि, जल और हवा। ठीक है, और ये तीनों कहाँ मौजूद है? तो हमारे पृथ्वी पे। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं। तो पृथ्वी का जो सतह है इतना अद्भुत है कि यहाँ पर पर्यावरण के 3 जो महत्वपूर्ण घटक है वो भी आके यहाँ पर मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग, जिसको हम लोग भूमंडल बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। गैस परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसको वायुमंडल बोलते हैं। तो दूसरा घटक हो गया वायुमंडल, और तीसरा घटक हो जाएगा जलमंडल। ठीक है, वायुमंडल में हम लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों के बारे में देखते हैं, और दूसरी गैसें पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। बहुत सारी गैसें, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। तो ऐसा आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा भाग जो है वो जल का है, जिसे जलमंडल बोलते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्था आ जाती है। जल अलग अलग अवस्था में पाया जाता है, जैसे बर्फ के रूप में जल और जलवाष्प के रूप में। ठीक है, तो जल की विभिन्न अवस्था पूछे तो बर्फ हो जाएगा। बर्फ भी क्या है? एक जल का ही है, ठोस रूप है। उसके बाद जल हो जाएगा। जलवाष्प क्या है? जल का गैसीय रूप है। तो ये क्या है? जल का गैसीय रूप है। ठीक है, तो ये 3 घटक पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और ये तीनों घटक जो है दोस्तों, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये तीनों एक दूसरे से आपस में प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीव, उसके बाद है जीव मंडल। जीव मंडल जो है दोस्तों एक सीमित क्षेत्र है जहां पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। जीव मंडल में ये तीनों घटक क्या करते हैं? मिलते हैं। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर ही ऐसा एक ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पे जीव मंडल है, और जीव मंडल में हमको स्थल, जल और हवा तीनों एक साथ मिलते हैं हमारे पृथ्वी पर ही। ठीक है, तो है ना हमारा पृथ्वी अद्भुत। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे नोट्स में भी हम आपको बता दिए हैं, पृथ्वी क्या है? एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? भूमि, जल और हवा। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। ये तीनों घटक पृथ्वी पर आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, तीनों मंडल को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमंडल के बारे में। चलिए भूमंडल को देख लेते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को क्या बोलते हैं? भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को बोलते हैं भूमंडल। ठीक है, थोड़ा सा इसको पतला कर लें। चलिए, भूपरपट्टी की चट्टान और मिट्टी की परतें का बना होता है। भूमंडल जो है दोस्तों वो किसका बना होता है? तो भूपरपट्टी की जो चट्टानें हैं और मिट्टी है, इसकी परतों का बना होता है, पतली परत का बना होता है। जीवन के लिए पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तो भूमंडल में। तो भूमंडल में पूछे क्या पाया जाता है, तो हमारे जीवन के लिए पोषक तत्व जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो भूमंडल में पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधा भी अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करता है? तो ये भी नीचे हमारे जड़ के द्वारा भूमि से ही, भूमंडल से ही प्राप्त करता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भाग में बांटा गया है। बड़े भूभाग को बोलते हैं महाद्वीप। पृथ्वी को 2 मुख्य भाग में बांटा गया है, महाद्वीप में और महासागरीय बेसिन में। महासागरीय, महाद्वीप क्या हो गया और महासागर क्या हो गया? तो महाद्वीप हो जाएगा स्थलीय भूभाग, ठीक है, और महासागर हो जाएगा जलीय भाग। ठीक है, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और विश्व का जो भी महासागर है वो सभी क्या है?
एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो महाद्वीप के बारे में आप समझ गए, ये स्थलीय भूभाग को महाद्वीप बोलेंगे और बड़े जलाशय को क्या बोलते हैं, महासागर, ये बेसिन बोलते हैं। और जितना भी जलाशय है जैसे प्रशांत महासागर, तो ये सब हिंद महासागर, ये सब क्या है, महासागरीय बेसिन है, ठीक है। महासागर जो है दोस्तों एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों सभी स्थलीय भूभाग आपस में नहीं जुड़े हुए हैं, इसका आंसर होगा नहीं। लेकिन सभी महासागरीय पूछे, स्थलीय भूभाग नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन महासागरीय जो है जल वाला जो भाग है वो आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। समुद्र जल का तल सभी जगह एक समान होता है और स्थल की जो ऊंचाई मापी जाती है वह समुद्र तल से ही मापा जाता है। और समुद्र तल को हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं, और इसी के आधार पर हम किसी भी चीज़ का ऊंचाई नापते हैं स्थल पे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, नोट्स में भी देख लें। भूमंडल के बारे में, पृथ्वी का ठोस भाग है भूमंडल कहते हैं। भूप्रपट्टी में चट्टान और मिट्टी की पतली परत का बना होता है। इसमें जीवों के लिए क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, कहाँ से, तो भूमंडल से, ठीक है। पृथ्वी की सतह के दो भाग हैं, महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। महाद्वीप क्या होता है, तो बड़ा स्थलीय भूभाग को महाद्वीप बोलते हैं, और महासागरीय बेसिन कौन होता है, तो बड़ा जलाशय बोले जल वाला जो भाग है उसको महासागर बोलते हैं। विश्व की सभी महासागर आपस में जुड़ी हुई है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना भी महासागर है आपस में जुड़ा हुआ है। वहीं बात करें समुद्री जल का तल सभी जगह एक समान होता है, ये भी हम लोग पढ़े हैं, इसे शून्य माना जाता है। स्थल की ऊंचाई का आधार जो है दोस्तों यही है। मान लीजिए जैसे माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई देखना है, तो माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है 8,848 मीटर, और ये ऊंचाई कहाँ से है, तो समुद्र तल से है। जी हाँ दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, तो इसी से नापा जाता है, ठीक है। वैसे ही मेरियाना गर्त है जो कि विश्व का सबसे गहरा भाग है, इसकी गहराई है 11,022 मीटर। देखिए ये समुद्र में स्थित है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पूछ दे कि मेरियाना गर्त कहाँ पे स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, और इसकी जो गहराई है देखिए माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। कितना, तो 11,022 मीटर गहरा है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पर देखिए वर्ल्ड मैप दिखाया गया है जिसमें सभी महाद्वीपों को बताया गया है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त है, ये भी हम लोग देख ही लिए, इसकी गहराई देख लिए, इसको याद रखना है आप लोगों को। 11,022 मीटर गहराई है, किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप को। महाद्वीप को पढ़ेंगे तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। अब देखिए यहाँ फिगर में आके देखते हैं, ये 7 महाद्वीप है, ठीक है। कौन कौन, तो देखिए ये हो गया हमारा एशिया, एशिया में ही भारत आता है। उसके बाद है यहाँ बगल में देख लीजिए यूरोप, ये है अफ्रीका, कलर अलग अलग है देख लीजिए। उसके बाद ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया, और ये है अंटार्कटिका। तो इस तरीके से 7 महाद्वीप है। कितना है, तो 7 महाद्वीप है पृथ्वी पर। कितना महाद्वीप में बांटा गया है, तो 7 महाद्वीप में। सबको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है जिसमें हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। फिगर में आपको दिखाई दिए हैं। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अगर विश्व के मानचित्र में देखेंगे तो स्थल का सबसे ज़्यादा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में। देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है। और आप यहाँ से आप देखिए ये ऊपर है उत्तर, ठीक है, और नीचे है दक्षिण। अब आप खुद बताइए कि किस तरफ ज़्यादा भाग है। तो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी का भाग जो है वो कहाँ पे है, तो उत्तर में ही दिखेगा। चाहे एशिया ले लीजिए, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, अफ्रीका का भी ज़्यादा भाग उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। दक्षिणी गोलार्ध में बस ऑस्ट्रेलिया है जो कि सब काफ़ी छोटा है। अफ्रीका का कुछ भाग पड़ता है, एशिया का तो बहुत ही कम पड़ता है, देख ले रहे हैं ये पीला जो दिख रहा है। और दक्षिण अमेरिका का ज़्यादा भाग जो है वो पड़ जाता है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए पृथ्वी का ज़्यादा भाग किस भाग में है, तो उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो सबसे ज़्यादा भाग पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे।
एशिया, अब हम लोग पढ़ेंगे एशिया के बारे में, ठीक है। एशिया जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग एशिया है। कितना? तो पृथ्वी का 1/3 भाग जो है दोस्तों वो क्या है? एशिया ही है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे है? तो पूर्वी गोलार्ध में है, और इस पूर्वी तथा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ज़्यादा भाग पड़ता है इसका, और नाम मात्र ही दक्षिणी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, और इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है, और जो इसको यूरोप से अलग करती है। यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया बोला जाता है। चलिए अब मैप में देख लेते हैं। मैप में देखिए, ये है एशिया, ये वाला भाग जो दिख रहा है पीले कलर का, हल्का पीला है, ठीक है, तो ये है एशिया। एशिया में देखिए यहाँ पे है दोस्तों यूराल पर्वत, ये है यूराल पर्वत, और इधर देख रहे हैं यूरोप। तो यूराल पर्वत अलग करती है एशिया को, किससे? यूरोप से, ठीक है, यही है यूराल पर्वत, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एशिया से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये देखिए कर्क रेखा, ये है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा एशिया से होकर, एशिया में ही देख रहे हैं, तो एशिया से होकर केवल कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। एशिया के बारे में, तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसको भी ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से। और 1/3 भाग है विश्व के, 1/3 भाग जो है वो एशिया ही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है, और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आप लोग देखे ही थे, पश्चिम में है। आर्कटिक विट इससे होकर गुजरती है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है, ठीक है। अब चलिए यूरोप को देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों यूरोप, ठीक है। ये एशिया के पश्चिम में है। इधर देखिए पूर्व हो जाएगा, ये एशिया है, इधर पूर्व हो जाएगा, इधर पश्चिम, मतलब एशिया के पश्चिम में स्थित है। इधर पूर्व हो जाएगा और इधर हो जाता है पश्चिम, तो पश्चिम में स्थित है। पूछ दिया जाए कि एशिया किस दिशा में है, यूरोप किस दिशा में है एशिया से, तो पश्चिम दिशा में, ठीक है। चलिए सबको मिटा लेते हैं एक बार। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों, अपने यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी के पास ये वीडियो पहुंच सके। आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो हम अच्छे से बना रहे हैं, ताकि, और आप लोग भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए ये रहा एशिया, ये यूरोप, ठीक है। यूराल पर्वत देख ही लिए, एशिया और यूरोप को अलग करती है, और एशिया और यूरोप को मिला के क्या बोलते हैं? यूरेशिया के नाम से बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका, अब अगला महाद्वीप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 1 नंबर पे कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो एशिया है, और 2 नंबर पे आ जाता है अफ्रीका। ये विषुवत 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और यही कारण है कि यहाँ पर क्या पड़ता है? सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। इस महाद्वीप में लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है 0 डिग्री वृत्त और 0 डिग्री अक्षांश। अफ्रीका का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। देखिए जितना भी महाद्वीप है सबका मोस्टली भाग उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है, केवल दक्षिण अमेरिका को छोड़कर, और दक्षिण अमेरिका में तो दक्षिण लगा ही हुआ है, तो इसको आराम से याद रख सकते हैं। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों रेखा गुजरती है इससे होकर, अफ्रीका से होकर। उसके बाद सहारा रेगिस्तान, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। आपको पता है कि विषुवत रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पर सबसे ज़्यादा गर्म पड़ेगा ही पड़ेगा। अब इस विषुवत रेखा क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, इस सब के बारे में हम पिछले वीडियो में डिटेल से बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर पिछला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पर जाके देखिए, आपको विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पिछला वीडियो स्किप न करें। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है दोस्तों चारों तरफ से समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। चारों तरफ से क्या घिरा हुआ है? समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और ये भी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। तो अफ्रीका से हमको क्या क्या याद रखना है? एक तो याद रखना है कि इससे होकर तीनों रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। सहारा रेगिस्तान जो कि सबसे गर्म रेगिस्तान है, ये कहाँ पे? अफ्रीका में है, और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी, ये भी अफ्रीका से होकर गुजरती है, ठीक है। अब चलिए, अब बोल रहा है कि मानचित्र में जाकर देख लीजिए अफ्रीका को, तो चलिए हम लोग भी देख लेते हैं। ये रहा अफ्रीका जो दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये है सहारा मरुस्थल, ठीक है, और ये अफ्रीका में स्थित है। ये नील नदी है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर नील नदी दिखाया गया है, ये इसी से होकर गुजरती है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये रहा
मकर रेखा, ये क्या है, मकर रेखा। उसके बाद ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन यही है दोस्तों विषुवत रेखा, और ये है कर्क रेखा। तो देखिए तीनों रेखा गुजरती है किससे, अफ्रीका से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और आप सबको पता है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और यही कारण है कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ के लोग थोड़े काले दिखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नार्गेन शेरपा 29 मई 1953 ईस्वी को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली व्यक्ति थे। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे शेरपा ये भारत की थी, और ये 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर जो है माउंट एवरेस्ट उस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। उसके बाद जापान की जुंको तेबई, इसको ध्यान रखना है दोस्तों, विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर रखा। तो भारत वाला याद रखेंगे, बिछेंद्री पाल कई बार पूछ लिया जाता है, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे कदम रखी, और कब रखी थी, तो 1984 ईस्वी में। ईस्वी भी जरूर याद रखेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले कब पहुंचा गया था माउंट एवरेस्ट पे, तो 1953 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कितने नंबर का, तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं पनामा स्थल संधि। याद रखेंगे, जल संधि नहीं, स्थल संधि होता है, मतलब कि दो स्थल के भाग को एक संक्रिय रास्ते से जब जोड़ा जाता है तो इसको बोलते हैं स्थल संधि, और इसी तरीके से दो जल वाले भाग को आपस में जब जोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है जल संधि, ठीक है। तो यही होता है स्थल संधि। तो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किससे, तो एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि, तो पूछ दिया जाए कि पनामा स्थल संधि किस किस को जोड़ता है, किस दो महाद्वीप को जोड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, ठीक है। चलिए अब नीचे आइए, यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका और ये है उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पर देखिए दोनों आपस में जुड़ रहा है, यहीं पर स्थल संधि है, और इस स्थल संधि का नाम है पनामा स्थल संधि, ठीक है। स्थल संधि क्या होता है, तो स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जुड़ाता है। और यहाँ पर देखिए जल संधि की बात की गई है। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र और महासागर को एक दूसरे को जोड़ती है। ये आपको देखने को मिलेगा भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ पर जल संधि देखने को मिलता है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बोल रहा है बताने के लिए, तो पाक डमरूमद इसका नाम है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो बात करें किसकी बात कर रहे थे भैया, तो उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका जो है दोस्तों ये पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध, मतलब पश्चिम की तरफ है और उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। और ये तीन तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलिए बात करते हैं दक्षिण अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग कहाँ पड़ता है, दक्षिण गोलार्ध में। इसके पूर्व और पश्चिम में दो महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है दोस्तों, इसके उत्तर से दक्षिण, मतलब इसके उत्तर से दक्षिण भाग में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम क्या है, तो एंडीज है, ठीक है। और इसी तरीके से ऐसा ही आप मैप में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, एंडीज की श्रृंखला है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ है, इधर उत्तर हो गया और उधर दक्षिण हो गया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक साइड में आपको एंडीज की पर्वत श्रृंखला देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी बहती है। और ध्यान रखिएगा अफ्रीका में नील नदी जो थी दोस्तों, ये विश्व की सबसे लंबी नदी थी। और सबसे बड़ी नदी पूछे तो बड़ी नदी हो जाएगी विश्व की अमेजन, और लंबी नदी हो जाएगी नील। नील नदी हो जाता है आपको अफ्रीका में, और अमेजन हो जाएगा कहाँ पे, तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में। तो इसको ध्यान रखेंगे, लंबी नदी पूछे तो नील नदी अफ्रीका में है, और बड़ी नदी पूछे तो अमेजन, ठीक है। सबका नोट्स बना हुआ है, ठीक है। तो नोट्स आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए सारा नोट्स बना दिए हैं। एशिया के बारे में क्या क्या पॉइंट बनता है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी का 1/3 भाग स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा इससे गुजरती है, पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करती है। कुछ अलग नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, इसी से नोट्स बना
बना रहे हैं ताकि आपको रिवीजन में फ़ायदा हो, ठीक है। इस नोट्स को आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन से जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बाद आप लोग भी नोट्स बनाते चले। देखिए हम आपको नोट्स बना के इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अपना एक शॉर्ट नोट इसी तरीके से बना लीजिए। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगा, आपको पूरा एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरे बार जब उठाए तो बस अपना नोट्स उठाए और सारा कुछ रिविज़न कर ले, ठीक है। बुक बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए नोट्स कैसे बनाना है आप लोग देख ही रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से नोट्स बनाइए। आगे हम क्लास 6 वाले में नोट्स बना के आपको दिखा रहे हैं। आगे इसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते चलेंगे और आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए। नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम चला जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है द्वीपीय महाद्वीप। द्वीप क्या होता है? देखिए द्वीप होता है वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ जल ही, जिसके चारों तरफ जल हो, ठीक है, और बीच में कोई स्थल क्षेत्र हो तो उसको द्वीप बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति अगर आप लोग यहाँ पर देखिए मैप में चलते हैं और ऑस्ट्रेलिया महासागर की देखिए तो ये रहा रेड कलर का जो दिख रहा है, ये है ऑस्ट्रेलिया, और इसके चारों तरफ ये जो दिख रहा है नीले कलर का, ये जल है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की स्थिति भी एक द्वीपीय महाद्वीप की तरह ही है, तो इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में है। दक्षिण ध्रुव जो है इसके मध्य में है। ऑब्वियस बात है ये ध्रुव में है तो ध्रुव में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है और बहुत कम पड़ती है। अंटार्कटिका में क्या होगा, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है और यही कारण है कि यहाँ पर मोटी बर्फ की परतें से हमेशा ये ढका रहता है। यहाँ पर मानव का निवास नहीं है। तो पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर मानव का विकास नहीं है, तो अंटार्कटिका में मानव का विकास नहीं है। यहाँ पर बहुत से देश अपना शोध केंद्र खोले हुए हैं, जिसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत का भी 2 शोध केंद्र यहाँ पर है, जिसका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ये आपको पूछ देता है कि अंटार्कटिका में भारत के कौन कौन से शोध केंद्र है, तो उसका नाम क्या है, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ऑप्शन दे देगा 3 गो 4 गो, जो बीपीएससी पूछता है इनमें से कोई नहीं है, फिर वो 3 गो नाम दे देगा और दोनों ऑप्शन में रहेगा नाम, तो हो जाएगा क्या, 1 से अधिक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप वहाँ पे आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग जलमंडल के बारे में। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी को क्या बोला जाता है, नीला ग्रह। और क्यों बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे 71% भाग जो है दोस्तों वो किसका है, तो जल का है, और 29% भाग स्थल है। मात्र 29% भाग ही स्थल है, सबसे ज़्यादा जल ही है। जलमंडल में जल के सभी रूप आ जाते हैं, जैसे नदी का, झील का, हिम नद का, भूमिगत जल, ये सभी आ जाता है। वायुमंडल की जलवाष्प भी, आपको जलवाष्प भी जो है दोस्तों जल का गैसीय रूप है, तो ये भी जलमंडल के रूप में ही आ जाता है। और यहाँ देखिए ग्राफ के रूप में दिखाया गया है, जिसमें महासागर 97.5% है और अलवण वाला जो जल है वो 2.5, मतलब कि जिसमें महासागर में जो जल है वो उसमें क्या होता है, नमक होता है। तो जल तो बहुत ज़्यादा है भारत मतलब पृथ्वी पर, लेकिन पीने योग्य जल जो है बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए बोला जाता है कि पानी का दुरुपयोग ना करें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खारा है, मतलब नमकीन है। इससे नमक निकाला जाता है, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानव के उपयोग में नहीं है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परत और हिमनद और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल है, मतलब जिसमें नमक नहीं है, अलवण है रूप में पाया जाता है, वो बहुत कम है और मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि बोला जाता है कि आप लोग जल का सीमित उपयोग करें। नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। इसका कारण बस यही है कि बहुत कम मात्रा में जल है जो हमको दैनिक उपयोग के लिए उपलब्ध है, ठीक है। अब चलिए महासागर की बात करें। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, इसको याद रखेंगे, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महासागर का जो जल होता है वो हमेशा क्या होता है, गतिशील रहता है, मतलब गति करता रहता है। यही कारण है कि इसमें तरंग, ज्वार भाटा
ये सभी महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गति है। महासागरीय जल की 3 गति है, एक तो तरंग आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद ज्वार भाटा, उसके बाद महासागरीय धाराएं। ये तीनों जो है महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियां हैं, ठीक है। 5 महासागर है पृथ्वी पर, ठीक है, और इसको आकार के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो है प्रशांत महासागर 1 नंबर पे सबसे, उसके बाद अंटार्कटिका महासागर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे हिंद महासागर, चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर और 5वें नंबर पे है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। तो दोनों को आप लोग को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी का 1/3 भाग इसी पर यह फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है दोस्तों मेरियाना गर्त, ये कहाँ पे है, ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो इसको याद रखना है, मेरियाना गर्त। इसकी लंबाई बताए थे 11,022 मीटर, इसका क्या है, इसका गहराई है मेरियाना गर्त का, ठीक है। ये पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है, ठीक है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो पूछा जाए प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है उसका आकार कैसा है, तो उसका आकार है वृत्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में आप देखेंगे तो महासागर को आपको पता चल जाएगा। उस फिगर को आपको काफ़ी अच्छे से देखना है। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीप की स्थिति का पता लगाना है, ये आप लोग करके आइएगा। अंटार्कटिक महासागर आ जाते हैं, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। इसकी आकृति एस अक्षर के आकार के है और इसके किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। चलिए फिगर देख ही लेते हैं, आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये देखिए, ये है दोस्तों अंटार्कटिक महासागर और इसका आकार कुछ इस तरीके से है, इसीलिए बोला जाता है इसका आकार एस आकार का है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है, इसमें देखिए उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है और ये चूंकि ये गोल है, एक भाग दिखाया था, एशिया भी इसके काम है। ये देखिए प्रशांत महासागर ही है, इधर भी चूँकि ये जुड़ जाता है तो एशिया भी इसके अथी में है और फिर ऑस्ट्रेलिया भी है। तो देख लिए आप लोग। चलिए जल्दी से आ जाते हैं। पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है, किसके, तो अंटार्कटिका के। तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है, इसकी जो तटरेखा है बहुत ज़्यादा क्या है, तंदुरित है। यहाँ पर देखिए ये प्रशांत महासागर का मतलब इस तरीके से, मतलब कितना है तंदुरित, इसी को बोलते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से है कि नहीं इसका तटरेखा अटलांटिक महासागर का, और इसकी अनियमितता यही अनियमितता के कारण या दंतुरित तट के कारण ये प्राकृतिक पोताश्रय और पतनों के लिए काफ़ी आदर्श है। व्यापार के दृष्टि से अंटार्कटिक महासागर का यह सबसे व्यस्त महासागर है। अंटार्कटिक महासागर जो है दोस्तों व्यापार के दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो पूछ दे कि व्यापार के दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन से है, तो अंटार्कटिका महासागर। इसका कारण क्या है कि इसका जो तट है दंतुरित है और अनियमितता रहने के कारण ये पोताश्रय के लिए, मतलब पोत जो जहाज आता है उसको आश्रय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद है हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है और इसका नाम भारत के नाम पे पड़ा है, हिंद महासागर का नाम। यह त्रिभुजाकार है, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, हिंद महासागर से इसका नाम किस पे पड़ा है, तो भारत देश के नाम पर। आकार इसका याद रखेंगे, हिंद महासागर का त्रिभुजाकार है, कई बार पूछ देता है। उसके बाद दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। उत्तर की ओर 60 डिग्री अक्षांश तक अंटार्कटिका महासागर क्या है, फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है, ठीक है, और उत्तर ध्रुव इसके चारों ओर फैला हुआ है और यहाँ पर बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले संकरे भाग से जुड़ा हुआ है कौन, आर्कटिक महासागर। बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं, इसी को बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि क्या है, तो ये प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है और किससे जुड़ा हुआ है, तो बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। इसको याद रखना है, इस सारा पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब इसको नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, ठीक है। वायुमंडल फिर जीवमंडल और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलिए वायुमंडल की बात करें
हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है, जो हमें वायु प्रदान करती है, ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस ले सकते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। वायुमंडल क्या करता है, सूर्य के जो हानिकारक किरणें हैं जैसे परावैंगनी किरण है, उससे हमें बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो वायुमंडल पूछा जाए कहाँ तक फैला हुआ है, तो धरती से 1600 किलोमीटर, काफ़ी ऊंचा है। वायुमंडल को उसके घटक तापमान अन्न के आधार पर 5 परत में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 परत में बांटा गया है। पृथ्वी से देखें तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पर देखिए इस वायुमंडल के 5 भाग को दिखाया गया है। सबसे नज़दीक वाला जो पृथ्वी का है क्षोभ मंडल है, उसके बाद 2 नंबर पे आ जाता है समताप मंडल, 3 नंबर पे मध्यमंडल, 4 नंबर पे है आयन मंडल और उसके बाद है बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये वायुमंडल को बांटा गया है। इसमें देखिए क्षोभ मंडल में देखिए आपको यहाँ वायुयान उड़ता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, समताप मंडल में ये देखिए सैटेलाइट लगा हुआ है। उसके बाद मध्यमंडल में देखिए क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे की क्लास में। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है। साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग जो है वायुमंडल में है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल में पूछा जाए कौन गैस सबसे ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा कितना, ऑक्सीजन है आपको 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बहुत सारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैस है। ये सब मिला के दोस्तों कितना है, 1% है। नाइट्रोजन प्राणी के वृद्धि के लिए आवश्यक है। पूछा जाए कि नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, तो नाइट्रोजन जो है प्राणी के वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो पूछा जाए कि कौन सी गैस है जो कि पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पृथ्वी को गर्म रखने का भी काम करता है कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता देखने को मिलता है। हम जैसे जैसे ऊंचे मतलब पर्वत की तरफ अगर मान लीजिए चले तो घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। वायुमंडल का जो घनत्व है समुद्री तल पे मतलब समुद्र में नीचे जाए तो सबसे ज़्यादा अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाने पर क्या हो जाता है, तो घट जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण ही सांस लेने में कठिनाई होती है। तो पूछा जाए कि क्यों सांस लेने में कठिनाई होती है ऊपर जाते हैं तो पहाड़ पे, तो इसका कारण यही है क्योंकि वहाँ पे घनत्व क्या होता है, कम होता है वायुमंडल का। और समुद्र तल पर नीचे जाते हैं तो घनत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, यही कारण है। अब देखिए यहाँ पर जैव मंडल का पूरा वो दिया गया है। यहाँ पर देखिए जल मंडल है, स्थल मंडल दिखाया गया है, वायुमंडल दिखाया गया है और पूरा पृथ्वी को एक चित्र के रूप में दिखाया गया है। नदी, नाला, तालाब, पहाड़, झरने सब कुछ दिखाया गया है और सब मिला के एक जैव मंडल का निर्माण होता है जिसमें सभी जीव जंतु और मानव निवास करते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान घटता है। तो बताएं हैं वायुमंडलीय पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल जो है दोस्तों पृथ्वी पर दबाव डालता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग, और ये दबाव जो है दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पे अलग अलग होता है, कहीं ज़्यादा दबाव होता है कहीं कम। तो इसी कारण से दोस्तों कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है और इसके कारण जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। तो वायु की जो गति है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। अब देखो वायु हवा जो बहती है दोस्तों वो कहाँ बहती है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लेता है कि वायु का जो प्रवाह होता है किधर होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को हम लोग पवन बोलते हैं। तो पवन और वायु में क्या अंतर है, तो वायु जो है दोस्तों ये स्थिर भी हो सकती है, लेकिन पवन जो है वो क्या होता है, गतिशील होता है। ठीक है, तो गतिशील वायु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। और पवन का प्रभाव किधर होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। अब लास्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जीव मंडल। जीव मंडल क्या है, तो जीव मंडल स्थल, जल और हवा के बीच का सीमित भाग है। जीव मंडल क्या है, स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह भाग जहाँ पर जीवन मौजूद है। ठीक है, जीवों की बहुत सी प्रजातियां जैसे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, बड़े स्तनधारी, मानव, ये सभी लोग कहाँ जीव मंडल में निवास करते हैं। मनुष्य सहित सभी जीव
प्राणी रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणी को दो भाग में बांटा जाता है, एक तो जंतु जगत और पादप जगत। नाम से ही क्लियर है, जंतु जगत और पादप जगत। पादप जगत में पेड़ पौधे आ जाएंगे। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। पृथ्वी के तीनों परिमंडल जो है, जल मंडल, पृथ्वी मंडल और वायुमंडल, ये तीनों आपस में क्रिया करते हैं और एक दूसरे की किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, खेती के लिए वन को काटा जाए तो इससे क्या हो जाता है, ढलुआ भाग, मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इससे प्राकृतिक आपदा जैसी चीज़ आ जाती है। भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। सुनामी, ये भी प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसके कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था कुछ दिन पहले, 2011 की बात है, जो पानी में डूब गया था, यहाँ पे सुनामी आया था। तो ठीक है। झील, नदी दूषित पदार्थों के प्रवाह होने से उसका जल जमाव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। झील और नदी में जब हम दूषित पदार्थ या कचरे डालते हैं तो उससे भी वो प्रभाव, मतलब उसको प्रभाव पड़ता है और वो दूषित हो जाता है और वो मानव जीव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए हमको झील और नदी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र, गाड़ी से उत्सर्जित पदार्थ जैसे वायु को क्या करती है, प्रदूषित करती है। मतलब उद्योग से या गाड़ी से जो धुआं निकलता है ये हमें वायु को प्रदूषित करता है। मतलब सभी कारक एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी दोस्तों वायु का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रहण करते हैं शोषण के रूप में और ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के से हमें क्या हो जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाता है। इसे भूमंडलीय तापन बोला जाता है। भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। हमारे भूमंडल में संतुलन बना रहे, इसीलिए हमको सभी चीज़ों का, जितना भी प्राकृतिक चीज़ है सभी को संतुलित रूप से उपयोग करना चाहिए ताकि संतुलन बना रहे। ठीक है। और हमारा जीवन में किसी प्रकार की बाधा ना आए। तो आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे और इसको पढ़ते चलेंगे। और जितना भी देखिए अभ्यास प्रश्न है, इसको खुद से क्वेश्चन को देखिए। और अगर आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी वाले हैं, मेन बीपीएससी वाले, तो वो लोग इस क्वेश्चन आंसर को भी लिखने का कोशिश कीजिए अपनी भाषा में। जब इसको लिखेंगे तो आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसका जो ऑब्जेक्टिव है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी ध्यान रखिए। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, अभी बताए हैं, यूराल पर्वत। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है स्थल संधि से। ध्यान रखिएगा, जल संधि नहीं होगा। जल संधि भारत और श्रीलंका में हो जाएगा। ठीक है, भारत प्लस श्रीलंका में। ठीक है। उसके वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना हुआ है, तो ठोस चट्टान से बना हुआ है भाई स्थल मंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही ईजी सवाल है, स्टार्टिंग में ही था। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, एशिया या ऑस्ट्रेलिया, कमेंट करके बताइए। और इस फिल इन द ब्लैंक्स जो है दोस्तों, इसको आप लोग घर से बनाएंगे खुद से। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर पूरा करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहे और चैनल को